मौजूद हैं सरहद पार भारत से नीरज शर्मा। बहुत शुक्रिया नीरज आपका ज्वाइन करने के लिए। भारतीय सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, भारत के किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और साथ ही कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कर्नल साहब ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और लंदन से मेरे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब। काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं नीरज आपसे करना चाहूँगी शर्मा साहब। अच्छा जी नीरज, अब ये भारत में जो इंतहा पसंदी है, पहले तो हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा नज़र भी आती थी, लेकिन सेहत और तालीम के शोबों में भी आ गई। यानी डॉक्टर के पास, वही बात जो मैंने अपने इंट्रो में कही कि डॉक्टर के पास जब कोई जाएगा तो उससे डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मज़हब क्या, तुम्हारा रिलीजन क्या है। वो तो इंसानियत के नाते उसका इलाज करेगा बगैर मज़हब पूछे। लेकिन अगर यहाँ पर भी ये इंतहा पसंदी पहुँच गई है, यहाँ पे भी इसको मुतासिर करे, तो आपको नहीं लगता कि भारत के लिए कोरोना से ज़्यादा बड़ा ख़तरा है ये? देखिए, आपने मुद्दा बहुत सही उठाया है, लेकिन सवाल है कि आपने सवाल सुनवाया नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहा, ये आपने हमें नहीं सुनवाया, आपने केवल जवाब सुनवाया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पहले हमें जरा सवाल सुनवा दीजिए, फिर हम समझ जाएंगे कि जवाब उनका क्या है पूरा का पूरा। दूसरी बात, आपने मजहब पर कहा, तो इस देश का बंटवारा जो आपने 1947 में करवाया वो मजहब के नाम पर ही हुआ। पाकिस्तान जो बना वो मुस्लिम लीग के ही किसी बंदे ने मांगा, और आपने एक पाकिस्तान नाम का देश जो है धर्म के नाम पर बनवाया। आज जो धर्म के ठेकेदार आप बने हैं, आप आज सवाल उठा रहे हैं कि मजहब पर यह देश चल रहा है। यह देश आज से नहीं चल रहा है। 1947 और शायद 1947 के बहुत पहले हमारे यहाँ राम मंदिर पर हमला हुआ, बाबरी मस्जिद बनाया गया, या उसके और पहले मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरे यहाँ आए। आप कह रहे हैं मजहब आपके आज की बात है। मजहब जमाने से चलता यहाँ आ रहा है, और जमाने से मैं तो कर रहा हूँ सदियों से चलता आ रहा है। अच्छा शर्मा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ जी। आपने कहा, आपने जो मजहब के हवाला दिया, आप मुझे बताएं कि तब भी ये क्यों हुआ था, तब ऐसा क्या हो रहा था और अब ऐसा क्या हो रहा है? आपने नहीं देखा कि भारत में कितना जुल्म किया जा रहा है माइनॉरिटीज पे, खास तौर पे मुसलमानों पर? आप भूल गई जो पाकिस्तान में हो रहा माइनॉरिटीज पर? कितने माइनॉरिटीज हिंदू बचे हैं वहां पर? जरा आप मुझे बताएंगे क्या हो रहा है पाकिस्तान में? डॉक्टर फिजा, आप मुझे बता दीजिए कि कितने हिंदू बचे हैं? या तो हकीकत को रखा जाता है, हकीकत हो कि तुम्हें यकीनन याद होगा। सुन लीजिए, हमारे यहाँ मुसलमान 30 करोड़ से ज्यादा हैं। शायद आपकी पूरी जनसंख्या भी नहीं होगी 30 करोड़। आप मुसलमानों के ठेकेदार बनी हैं। आप मुझे बताइए कि 30 करोड़ जनसंख्या है क्या आपके यहाँ मुसलमानों की? ठीक है नीरज, आपका पॉइंट आ गया। मैं अतर काज़मी आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अतर, अब आपने नीरज की गुफ्तगू भी सुनी। मोदी का भारत, आपको लगता है कि आज मुसलमान के रहने के लायक रहा है या नहीं रहा? बस सीधा सीधा सवाल, आपको लगता है कि वहाँ मुसलमान रह सकते हैं? देखिए, नीरज ने जो बात की ना, किसी हद तक मैं उनसे सहमत हूँ। ये कोई आज की बात नहीं है, ये मोदी जी के आने से नहीं है। वहां पे मुसलमान तो क्या डॉक्टर फिजा, वहां पे कोई भी माइनॉरिटी सेफ नहीं। आप कुछ अर्सा पहले चले जाएं, आप 10 साल 20 साल 30 साल जब भी जाएंगे आपको ऐसे वाकयात मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ग्राहम स्टेन्स जो एक फादर थे, क्रिश्चियन फादर थे, उनको 99 में जब बीजेपी की हुकूमत थी जिंदा जला दिया गया अपने 2 बेटों के साथ। एक बेटे की उम्र 10 साल थी, एक 6 साल उम्र थी। और जिस शख्स ने दिलाया, बजरंग दल के साथ उसका ताल्लुक था, आरएसएस और बीजेपी का वो सपोर्टर था, उसको बाद में इंटरनेशनल प्रेशर जब पड़ा उसको सजा दी, उसको सजाए मौत आई। जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम्यूट कर दिया बाद में और उसको चेंज कर दिया लाइफ सेंटेंस में। और अपने फैसले में ये लिखा, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस बीएस चौहान और एक और जस्टिस थे, उन्होंने ये लिखा कि जो कन्वर्जन होती है ये बहुत जो है गलत चीज है। और उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जब आप लोगों को कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह के वाकये तो होंगे। मत सो के फिर इंटरनेशनल जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो बाद में उनको अपने फैसले से वो चीजें एक्सपंज करवाना पड़ी 3-4 दिन के बाद। तो ये हालत है वहां पे। बाबरी मस्जिद का इन्होंने जिक्र किया, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बाबरी मस्जिद को गिरा दो और यहाँ पे मंदिर बना दो। तो ये कोई मोदी का मसला नहीं है, वो एक पूरी सोसाइटी का मसला है। और ये आज से चला नहीं आ रहा है, बहुत अरसे से आ रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में कभी भी रिलीजियस पार्टीज जो हैं वो मेजॉरिटी में नहीं आई, ना ही इक़्तिदार में आई, लेकिन ऑन दी अदर हैंड 1 बिलियन की जो सोसाइटी है इंडिया, वहां पे एक्सट्रीमिज्म इतना ज्यादा है कि बीजेपी कितनी दफा इक़्तिदार में आ चुकी है और सिर्फ वो हिंदुत्व के नाम पे आती है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि उस मुआशरे में मुसलमान या कोई भी सैन आदमी या कोई भी माइनॉरिटी
सेव होगी, मेरा नहीं ख्याल कि हम एक्सपेक्ट कर सकते। बीजेपी धर्म की राजनीति की वजह से आई। पिछले बार जब 2019 में जब चुनाव हुआ, मोदी जी को मुसलमानों ने भी बहुत सारा वोट दिया, करीब 10% लेकिन वो मुसलमानों ने वोट कैसे दिया वो मैं बताऊंगा। जी बताइए ना। वो मैं बताता हूँ मुसलमानों को वोट ऐसे दिया। चलिए ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ, शैलेंद्र साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए मुसलमानों ने वोट इसके दिए। I'm proud to say that I've lost around 30 kgs and I'm now working with Healthify Me. स्प्रिंग के जितने गुंडे थे उन्होंने को थ्रेट किया था कि जी अगर आप हमें वोट नहीं दोगे हम आपको देख रहे हैं, आपको मारेंगे, इस तरह आपने वोट दिया है। ये जो नरेंद्र मोदी और इनका जो 5 लोगों का टोला है इसको छोड़ दें। ये आपको कंप्लीट तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जिससे ये हिंदू इत्तेहाद पसंद दहशतगर्द आपको जो प्राइम मिनिस्टर है इसकी सोच ही है कि सिर्फ हिंदुओं को लेके चलो, हिंदुओं को लेके चलो और तमाम माइनॉरिटी को निकाल दें। मेरे ख्याल में कल शैलेंद्र खड़े यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या हिंदुओं का सिखों का आपने हाल किया है। 84 में जब गोल्डन टेम्पल में आप गए थे, अभी आपने पंजाब में देखा कैसे सिख खड़े हुए थे। आप तो अपने दलित को नहीं छोड़ते हैं, अपने रिलीजन को नहीं छोड़ते हैं। आपने दलित के साथ क्या किया, उन बेचारों को आपने क्या हाल किया हुआ है। इसके अलावा आपने इस वक्त इसको सीए को देखें, आप एनएलसी को देखें, पीआरसी को देखें, आपने कश्मीर को किया। तो आप तो पूरा के पूरा चाह रहे हैं कि इंडिया को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का जो आपको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त हमारा प्राइम मिनिस्टर हर दफ़ा आपको पैगाम देता है, अमन का देता है, आप उसको गलत समझते हैं, बड़े कमजोरी की बात है। आपने 27 फरवरी को देख लिया, अभी आपके अमित शाह ने ट्वीट किया, आपका अमित शाह ने ट्वीट किया कि जी हम पाकिस्तान में इजाजत मिली हमला करने की, तो करें ना हमला करके दिखाएं, फिर आपको पाकिस्तान की फौज बताए और एयरफोर्स बताएगी कि आपका क्या हौला होता है। इसलिए ये बातें छोड़ दें गिदड़ भड़कियां। पाकिस्तान का वो पता है भी बैटल हार्डन। और दूसरी बात शर्मा साहब, दूसरी बात है कि इस टाइम पे पूरी दुनिया को कोरोना से निपटने की पड़ी है और मोदी के सर पे अभी भी जंग सवार है, मोदी के सर पे अभी भी हमले सवार है। किस किस्म की नफसियात है आपके वजीर आजम की? शर्मा साहब मैं तो हैरान होती हूँ, इस टाइम पे सिर्फ कोरोना के बारे में सोचे और किसी चीज के बारे में ना सोचे। कभी चीन से पंगा किया जा रहा है, पाकिस्तान तो हमेशा आपके सर पे सवार रहता है। चाइना से मार खाते हैं जाके, चाइना को तो आप संभाल नहीं सकते हैं। चाइना ने जो आपको हाल किया खिलाफवर्जी कौन करता है शर्मा साहब? पाकिस्तान की तरफ। अच्छा चले शैलेंद्र साहब, ठीक है आप तीनों का पॉइंट आ गया। मैं शैलेंद्र साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, काफी देर से वो खामोश हैं। आपकी तरफ आ रही हूँ कर्नल साहब, आपके एक चैनल है आपके मुल्क का एनडीटीवी, पांडे साहब आप जानते होंगे जी, उन्होंने अपने ट्विटर पर, अच्छा मैं शैलेंद्र साहब से कुछ पूछना चाह रही हूँ। पांडे साहब ने ट्वीट किए जो कि एनडीटीवी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है। 42 साल मोहम्मद अनवर है, सरकारी दफ्तर के सामने मर गया। अब सुने क्या हुआ, नाज़रीन आप भी सुने। उसकी लाश को कचरा उठाने वाली गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा है। सर एक तरफ मुसलमानों को लव जिहाद, फिर कोरोना जहाद का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर्स उनका जो इलाज करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, वो इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है तो हम इलाज नहीं करेंगे। और तीसरी जानिब वो मर रहे हैं तो उनको इतनी तजलील कि उनको अब कचरे में फेंका जा रहा है। फिर आप किस मुंह से भारत के लोग कह देते हैं कि ये सेक्युलर मुल्क है? सेक्युलर का मतलब क्या होता है? आज शैलेंद्र साहब आप जरा समझा दें। साहिबा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा डिस्कशन मैं देख रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा आपने बिल्कुल अच्छी शुरुआत करी कि हम देशों को किस तरह अच्छी दिशा में ले जा सकते। मेरे ख्याल हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। हम सिर्फ आपस में ट्रेडिशनली अभी, और मुझे अब अनफॉर्चुनेटली लग रहा है शायद फ्यूचर भी ब्लीक है, कि हम सिर्फ एक दूसरों में गलतियां निकालने की कोशिश करें और उन गलतियों को हेट्रेड में बदल दें, जो दोनों ही देशों के लिए बहुत ही हानिकारक है। जहां तक आपके स्पेसिफिक सवाल को अगर मैं ले लूं कि किसी बेचारे इंसान की अगर मौत हो गई और उसे एक बिल्कुल इज्जत की दफन मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, उसको जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी रिलीजन का हो। लेकिन हर एक को ये हक है कि उसको इज्जत के साथ दफनाया जाए, इज्जत के साथ जलाया जाए, इज्जत के साथ उसका दाह संस्कार किया जाए, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर कहीं भी गलती हुई है, मैं आपके इस टीवी फोरम पर माफी मांगूंगा उस आदमी से जिस आदमी के साथ ये जाती है। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का ये कैरेक्टर ही नहीं है कि किसी को गलत तरीके से, गलत तरीके का कोई भी उसका रिलीजियस लाइंस के ऊपर
बहिष्कार शैलेंद्र किया। साहब, आपने बड़ा आला ज़र्फी का मुजाहिरा किया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपके देश का अगर करैक्टर है तो आपके देश में ऐसा हुआ कैसे? मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर, क्योंकि मुझे मालूम था कि आपको कैरेक्टर मुझे प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें दिखती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। मैंने कैसे और मेरे देश ने अपना कैरेक्टर दिखाया जब कारगिल में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के उन सभी सोल्जर्स को कांधा दिया, इज्जत के साथ दफनाया, क्योंकि किसी को ऐसा लगा कि अगर हम ये कह देंगे कि ये सैनिक हमारे हैं तो शायद इज्जत कम हो जाएगी, जबकि इसमें इज्जत कम नहीं होती। ब्रिगेडियर साहब, आपसे जवाब लूंगी इसका। नहीं, आप जवाब लीजिएगा, सुन लीजिए। मैंने सिर्फ अपना कैरेक्टर आप कंप्लीट कीजिए। जी जी। मैं किसने गलती करी मुझे नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करना। मैंने सिर्फ अपना कैरेक्टर बनाया, मेरे देश का, क्योंकि मैं वहां था, मैंने ये काम किया है, इसलिए मुझे ये बात पता है। जहां तक आ गई बात कि अथर काज़मी साहब ने बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, और अगर वो 99 की किसी भी इंसिडेंट्स को वो अब अगर नरेट कर रहे हैं, तो मैं फिर से कहूंगा, रिकॉर्ड पर है कि उस फादर की, उन 2 बच्चों की जो डेथ है, वो मेरे देश में, पूरे देश ने उसको कंडेम किया, पूरे देश ने खुलकर कंडेम किया कि ये गलत नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं, क्या ये कैरेक्टर हम क्या एक दूसरे से सीख नहीं सकते? आप जहां तक लड़ाई की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, कि लड़ाई करनी है तो कर लीजिए, मेरे ख्याल आप और मैं उस फौज के लोग हैं जो सेंसिबली ये जरूर जानते हैं, लड़ाई किसी भी मुद्दे का पूरा सोल्यूशन नहीं हो सकता, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हो ही नहीं सकता। और ये तो भी फिर आपका नरेंद्र मोदी हर वक्त उसके सर पे जुनून क्यों सवार रहते हैं? हर वक्त हम लोग की धमकियां देने की वजह क्या है? शैलेंद्र साहब, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू करें, यकीन जानिए, मुझे आपकी गुफ्तगू अच्छी लग रही है, लेकिन सॉरी टू से आपके जैसे सोच रखने वाले भारत में कितने परसेंटेज आप बता दें। ब्रिगेडियर साहब, आप बताइएगा, फिर अगर आपकी तरफ आती हूँ। देखें कितने % लोग आपके बारे सोच रखते हैं शैलेंद्र साहब? डॉक्टर फिजा, बात यह है, देखें, यही मैं बात करता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ आर्मी स्टाफ ने अमन का पैगाम दिया। जब अभिनंदन को पकड़ा तो अगले दिन ही छोड़ दिया, चलो वी गिव अ जस्ट पीस जेस्चर। क्या इस पे शायद वो ख्याल है, उसको भी कमजोरी समझ, और उस पे भी भारतीय मीडिया ने क्या क्या खबरें चलाई, आपको याद होंगी। मतलब जज्बे खैर सगाली के तहत छोड़ा गया, और वो कहते डर गए हम। क्यों डरेंगे भाई? अगर देखें कैरेक्टर की बात है तो जिस हालत में वो गिरा हुआ मिला था हमें, हमने उससे डरना था। कर्नल शैलेंद्र, बात ठीक करेंगे, ये कैरेक्टर की बात है तो आप बताएंगे जो मुसलमानों को जिस तरीके से बेदर्दी से सड़कों पर मार मार के, डंडे मार मार के मार दिया जाता है, अगर कोई के गाय लेके जा रहा है उस गरीब को मार दिया जाता है, उसके बाद जो जुल्म होता है अभी दिल्ली में, इसका जवाब शर्मा साहब आपसे लूंगी, जरा सुनिएगा ब्रिगेडियर साहब के पॉइंट्स। ये जो एक इंतहा सोच है जो नरेंद्र मोदी ने और इनके साथ जो अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजय डोभाल है, ये जो अब इनकी सोच है, इसको बदलने की जरूरत है, तभी ये 2 मुल्क रह सकते हैं। दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं। हमें पता है कि हमारी फौज कैसी है, आपको पता है कि आपकी फौज कितनी कमजोर है, वो लड़ाका भी नहीं, सिर्फ नहिते कश्मीरी औरतों बच्चों बड़ों को मार सकते हैं, इसके अलावा तो कोई। Presenting India's biggest deals, brand, style, safety. Presenting India's biggest fashion sale, biggest deals, the biggest brands. Big on style, but bigger on safety. The Myntra end of season sale is here. 50 to 80% off. 19 to 22nd June. Download the app today. Hey, what's करना याद होगा 3 बार हम हार गए हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि 1965 का जंग हारे, 1971 का जंग हारे, 1999 भी आपसे हार गए। 1999 में किसने हार गया? कारगिल में आपको कितनी मार गई, भूल गए? आपको क्या पीछे भागते थे, उसके बाद आप 16 सवाई की बात करें, ये बात ना करें। उसके बाद कारगिल पे आप जाके कारगिल स्टार्ट किसने किया था? आप हारने का तो आप लड़ाई करते हैं। उसके बाद ये 27 फरवरी को आप देख लें, आप अभी आपने क्या सर्जिकल स्ट्राइक की बात की करें जी। मेरे ख्याल से मेहमानों को मैं सुन नहीं पा रही। ठीक है जी, मुझे ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक से आने के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक
नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और आज है जुमे का दिन। जुमे के दिन पाक भारत टाकरा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मेहमानों का दोबारा से तारुफ करवा देती हूं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी मौजूद हैं और सरहद पार यानी भारत से मेरे साथ मौजूद है नीरज शर्मा और कर्नल शैलेंद्र साहब। आप तमाम मेहमानों का दोबारा से बहुत शुक्रिया वार्म वेलकम ज्वाइन करने के लिए। नीरज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, पाकिस्तान से मेहमान जो गुफ्तगू कर रहे थे, अगर आप किसी बात का जवाब देना चाहें वो भी जवाब दे सकते हैं। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कहती है नीरज साहब, और मुझे यकीन है कि ये बात आपने यकीनन सुनी होगी कि कोरोना के मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। अब सर, हमारे वज़ीर आज़म ने तो आपको पेशकश की इंसानी हमदर्दी के तहत, अब थोड़ी इंसानियत आपके वज़ीर आज़म मोदी साहब को भी दिखानी चाहिए, या मैं कहूँ कि या समझूँ कि उनमें इंसानियत बाकी रही नहीं है। जवाब दे देता हूँ आपको, थोड़ा पीछे से चलते हैं। आपने कहा कि मुसलमानों पर जोर और जुल्म हुए हैं इस देश में। इस देश में कितने राष्ट्रपति मुसलमान हुए आपको जानकारी है? 3 से 4 लोग जो हैं मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। अब्दुल कलाम साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ये सारे के सारे मुसलमान थे। आपने कहा दलितों पर जुल्म हो रहे हैं। इस देश के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से ही आते हैं, आपको समझना होगा। आपने कहा कि मुसलमान, यहाँ का मुसलमान अजीम प्रेमजी है जो विप्रो का चेयरमैन है। यहाँ का मुसलमान सिप्ला चेयरमैन यूसुफ हमीद है। आपके यहाँ अजीम प्रेमजी कहाँ है? आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा मुसलमान है आपके देश में विप्रो के बराबर का? आपने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म। 130 करोड़ की घटनाओं में अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई। उस भाई साहब ने अभी तक ये नहीं बताया कि उसका जो आरोपी दारा सिंह था उसको कौन सी सजा मिली, उसको सजाए मौत मिली। ये क्यों भूल जाते हैं? इस देश में न्याय होता है। हाँ, मानते हैं कि 130 करोड़ की जनसंख्या में कहीं ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन केवल नीचाई को दिखाना सही नहीं है। आप उस अच्छाई को दिखाइए जहां विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेमजी भी हैं। जी अतर, आपकी बातों का कुछ जवाब देना चाह रहे? जी अतर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी, पहली तो बात ये, जो दारा सिंह जिसका ये नाम ले रहे हैं, दारा सिंह का जो असली नाम है वो रविंदर कुमार पॉल है। उनको जो सजाए मौत हुई थी वो बाद में हाई कोर्ट ने लाइफ सेंटेंस में बदल दी थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा था कि बिल्कुल ठीक है, लाइफ सेंटेंस में बदल दें। और साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लिखा था कि जो ग्राहम स्टेंस कन्वर्जन्स कर रहे थे, तबलीग कर रहे थे ईसाइयत की, उनके साथ जो हुआ, एक दबे लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक हुआ, आप ऐसा ही होगा अगर आप कन्वर्जन करेंगे। तो बाद में इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा आलमी तौर पे कि कहीं भी किसी भी देश में कन्वर्जन अगर आपके देश में भी हो रहा है तो वो भी गलत है, चाहे हमारे देश में हो रहा है। मैं गिनवाऊं पाकिस्तान में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, कैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी को जलाकर मार दिया गया, कैसे हिंदू बच्चों के साथ रेप किया गया। पर आप जो ये कह रहे हैं कि दारा सिंह, पहले तो बात ये कि दारा सिंह ने कहां की बातें कर रहे हैं नीरज साहब, कहां हुआ ये? पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात कहिए तो मैं पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में सारे अतर आप कंप्लीट कीजिए। जी जी, अच्छा, दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि कर्नल नीरज जी मुझे काइंडली जरा आंसर दीजिए। नीरज जी मुझे लेट मी जस्ट स्पीक 1 मिनट। अच्छा, दूसरा मैं कैरेक्टर की बात की कर्नल शैलेंद्र ने। कर्नल साहब, अगर आपने किसी नेशन का कैरेक्टर देखना होता है ना, तो आज यहाँ पे आप डॉक्टर फिजा को देखें जो आपको बोलने का पूरा मौका दे रही है। जब मैं और आप इंडिया के टीवी पे बैठे होते हैं, कोई 2 सेकंड हमें बोलने का मौका नहीं देता। अगर आपने कैरेक्टर देखना है तो आप अभिनंदन को देखें। वहां पे जो अर्नाब गोस्वामी जैसे एंकर हरकत करते हैं वो भी जरा मेंशन कर दें। 2005 में मुझे फिनिश तो करने देना, मुझे फिनिश करने दें। जी 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 नीरज जी, आप फिर अपना नेशनल कैरेक्टर दिखाना शुरू हो गए। मुझे नीरज, मैं आपकी तरफ आती हूँ। नीरज, मेरी बात, नीरज 1 मिनट, हम आपकी आवाज नहीं बंद करेंगे, हम आपको मौका देंगे बोलने का। मुसलमानों को राष्ट्रपति, यही हमारा कैरेक्टर है। जी जी जी, मैं कैरेक्टर का कर्नल साहब को बता रहा था। अगर आपने कैरेक्टर को देखना है तो अभिनंदन को देखें, जो हमारी बहनों को बेवा करने, हमारे बच्चों को यतीम करने यहाँ पे आया था, उसको भी हमने चाय पिला के भेजा था। अगर आपने हमारा कैरेक्टर देखना है तो आप दिलभूषण को देखें जो हमारे, और पाकिस्तान की चाय तो बहुत पसंद है ना इन्हें, है ना ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल, यही तो बात है। और तो ये है कि लंबी में आपको कैरेक्टर की लिस्ट गिनवा सकता हूं। आपने जो अमेरिका से खिलौना लिया था F-16, उसका जवाब देने गए थे अभिनंदन। तो कहाँ जवाब, फिर क्या जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया नीरज साहब? ये तो बताएं, फिर जवाब क्यों नहीं दिया? फिर अपना जहाज, अपने हेलीकॉप्टर भी गिरा लिए, 2 जहाज भी गिरा लिए, उसके बाद आपने पायलट को भी अरेस्ट करवा लिया, तो क्या फायदा हुआ? फिर उसके बाद अभी आप फिर दोबारा 2 दिन बाद आए थे पाकिस्तान की तरफ, फिर वापस चले गए। और फिर टीवी चैनल पे आपको याद होगा ब्रिगेडियर साहब बड़ा मजाक उड़ा था
बिल्कुल। और उसके बाद जब आपको याद होगा कि कौन सा जहाज दिखाया जा रहा था और वो कौन से टुकड़े थे, क्या दिखाया जा रहा था? जी शैलेंद्र साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इनके अपने गेस्ट स्पीकर ने कहा था कि ये जो जहाज के टुकड़े हैं ये आपके अपने जहाज के हैं, ये F-16 के नहीं हैं। और ये फिर अमेरिकन ने भी क्लैरिफाई कर दिया। तो सेकंड ये है कि अभी भी आप दोबारा आपके पायलट पाकिस्तान की कराची की तरफ आए तो फिर एयर स्पेस क्रॉस क्यों नहीं किया आपने, क्यों डर गए? आप मुझे बताइए कि आपके पायलट को पता था अगर आएंगे Sit back at home and rent. तो वापस कोई भी नहीं जाएगा। इसलिए आपको अपनी एयरफोर्स का भी पता है, आपको अपनी मशीन भी ऑब्सोलीट है, आपकी फौज भी अनट्रेंड है। वो मैंने आपको पहले कहा कि वो गरीब बेचारा नहते लोगों को मार सकते हैं। पाकिस्तान की फौज का मुकाबला नहीं कीजिए। इसलिए हम आपको पैगाम अभी भी देते हैं, हमेशा आपका पैगाम देते हैं कि आराम से बैठ के बात करें। आपके बस शैलेंद्र साहब, आप कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुकून से, फिर भारतीय वजारत खारजा ने मजहबी आजादी के खिलाफ इंक्वायरी करने वाली जो अमेरिकी कमीशन है उसे वीजा देने से इनकार क्यों किया है? अभी आपने यूएस कमीशन के लोग आ रहे थे, आपने उनको आने से वीजा क्यों नहीं दिया? अगर आपको सब कुछ ठीक है। शैलेंद्र साहब, आपने मेरा सवाल सुना? भारतीय वजारत खारजा ने मजहबी आजादी के खिलाफ इंक्वायरी करने वाली अमेरिकी कमीशन को वीजा देने से इनकार क्यों कर दिया? उसके बाद अभी आपके उसके सामने पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, पाकिस्तान में जहां मर्जी वो जा सकते हैं। ब्रिगेडियर हारिस, एक मिनट, ब्रिगेडियर हारिस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं कर्नल शैलेंद्र से इस सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। जी जी, ऑफिसर है ना जेंटलमैन। अब आप अगर सवाल पूछ रही हैं जी कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब बोलते चले जाएंगे तो मुझे मजबूरन अथर काज़मी मैंने उनको उनकी रिक्वेस्ट की, खामोश हो गए। जी 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 कर्नल साहब, जी जी ब्रिगेडियर साहब खामोश हो गए। जी आप बोलिए। पहले मैं आपको एक जवाब दे दूं। अथर काज़मी साहब ने बहुत बढ़िया सवाल किया जी जी कि कौन जेल में था, कौन जेल में नहीं था, कैसे निकला, कैसे लाइफ टर्म हो गया वगैरह। कोई बात नहीं, ठीक। बढ़िया बात यह है कि ये काज़मी साहब भी मान रहे हैं कि जस्टिस हुआ, उसको मौत की सजा दी गई, वो कम्यूट हुई, क्या नहीं, वो सारी कहानी, दैट मींस जस्टिस वाज डिलीवर्ड। सर मुझे ये बताइए, हाफिज सईद साहब का स्टेटस पाकिस्तान में क्या है? अजहर मसूद साहब जो इंटरनेशनल टेररिस्ट दोनों के दोनों डिक्लेयर हो चुके हैं, इनके साथ जस्टिस आप क्या कर रहे हैं कि कभी जेल में लेते हैं, कभी उसको बाहर कर देते हैं? मैं इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ देश अपना कैरेक्टर दिखा सकता है। अगर वो बिल्कुल मौलाना साहब हैं, अल्लाह के उसमें लगे हुए हैं काम में, तो सर उनको आप बार बार अरेस्ट करते क्यों हैं और बार बार छोड़ते क्यों हैं? जितनी बार आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आता है, आप उन्हें क्यों अरेस्ट करते हैं, क्यों एक केस चलाते हैं जहां पर जस्टिस डिलीवर नहीं होना? सबसे बड़ी बात, मैं ब्रिगेडियर साहब के लिए जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप जरूर कंसिडर करें कि लड़ाई किसको करनी है या किसको नहीं करनी। इंडिया एक अलग, सर एक मिनट, आई नेवर स्पोक इन बिटवीन, ओके, लेट अस बी जेंटलमैन, वी आर ऑफिसर्स, लेट अस बिहेव लाइक जेंटलमैन। ओके, मैं कह रहा हूं, ठीक है कर्नल साहब, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे और अतर आपसे दोनों से इसका जवाब लूंगी। जी 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 कर्नल साहब प्लीज कंटिन्यू। अगर हमें लड़ाई करनी होती तो सर हम लड़ाई डिक्लेयर करने की काबिलियत रखते हैं। ये जो आप LOC बॉर्डर के ऊपर जितनी हरकत देख रहे हैं, ये आपको भी मालूम है, ये हम पाकिस्तान के साथ मिलकर टेररिज्म को लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हम भी टेररिज्म से बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पिछली गवर्नमेंट्स खराब रही हैं, उन्होंने टेररिस्ट का साथ दिया है। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि उनके हाफिज सईद साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वगैरह वगैरह। मैं तो कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर अपनी जो बॉर्डर इशू है उसके ऊपर टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, सो दैट आपके और हमारे बीच में ये जो एक कंफ्यूजन चल रहा है कि टेररिज्म को एक तो बढ़ावा कौन दे रहा है, हम तो चाहेंगे कि ये कभी नाम ना आए कि पाकिस्तान बढ़ावा दे। रावलपिंडी में आज भी ब्लास्ट हुए, टेररिज्म का शिकार पाकिस्तान। कर्नल साहब आपने बात तो बड़ी लास्ट में जो बात की ब्रिगेडियर साहब, वो बात आपको लगता है कोई इमेजिनेशन में हो रही है, हकीकत में वो हो सकता है? कौन कर रहा है, कौन का जवाब आपको भी पता है, सबको पता है, नरेंद्र मोदी और कौन? डॉक्टर बेदा, इसमें मैं आई वांट टू रिस्पॉन्ड। देखिए कर्नल शैलेंद्र, बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो ही
अपनी अपॉइंटमेंट ली तो उन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को यही बात की कि आप एक कदम आए, हम 2 कदम जाएंगे। उसके बाद फिर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, इवन उस वक्त भी यही बात की गई कि जी आप आए, तमाम जिन तस्वीरों का मसलों का हल जो है वो बैठ के करते हैं। बैठने पे तो आप तैयार नहीं है। उसके बाद आपने जाके 370 को रिवोक कर दिया कश्मीर के अंदर, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का एक मसला आपके सामने चलता आ रहा है, प्लेबोसाइट का। और वो जो जाली ऑपरेशन था ब्रिगेडियर साहब, उस पे भारतीय सहाफियों ने भी सवालिया निशान खड़े कर दिए थे नरेंद्र मोदी के लिए। नीरज शर्मा को याद होगा। फिर आपने शिमला मुआहदा की बायलैटरल इशू आपने वो भी खत्म कर दिया। तो लड़ाई झगड़ा तो आप खुद शुरू करते हैं। उसके बाद हमने अभी भी आपका पैगाम दिया कि बैठ के बात करें, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में मुझे समझ नहीं आती कि ये जवाब की क्या है कि वो नहीं बैठ के बात करना चाहते। वो चाहते हैं कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, अपने आवाम के टेंशन डाइवर्ट करें। प्रॉब्लम ये देखिए, कल श्रीनगर बात की प्रॉब्लम ये है कि आपके प्राइम मिनिस्टर के फेल हो गए हैं अपने आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसकी वजह से वो नीरज आपकी बारी आएगी तब आप जवाब दीजिएगा प्लीज। बात करते हैं अपने आवाम को टेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। बारी बारी जी, ठीक है जी नीरज शर्मा जी, अब कहिए क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैडम, मैं कह रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब शांति की बात कर रहे हैं कि हम अमन चैन चाहते हैं। पाकिस्तान को फुर्सत कहाँ है? कभी वो पाकिस्तान चीन के पीछे चल रहा है, पहले वो अमेरिका के पीछे था, तो शहमात के खेल में तो पाकिस्तान घिरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब शॉल लेकर के गए आपके यहाँ नवाज शरीफ से मिलने, तब आपको वो ये एक नहीं 3 दुनिया है, सबसे ऊपर स्वर्गलोक। शांति का पैगाम नहीं नजर आया। वाजपेयी जी ने जब लाहौर की मीटिंग की तब आपको शांति का पैगाम नजर नहीं आया। पीछे से मुशर्रफ साहब को आपने भेज दिया करगिल में। आपको पता है करगिल में आपने क्या किया? तो भाई आप तो हमेशा से जाने जाते हैं पीठ में खंजर भोंकने के लिए। खंजर तो देखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे नहीं शर्मा ये बताइए कि आपने अभिनंदन को, एक नेवल सर्विंग कमांडर को पाकिस्तान में किसने भेजा? अभिनंदन ने खुद कन्वेंस किया कि मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने। देखिए आपने नवाज शरीफ और उनका जिक्र किया नरेंद्र मोदी का। 1 मिनट शर्मा साहब, 1 मिनट, जिस कश्मीर 1 मिनट शर्मा साहब, 1 मिनट। 2 मुमालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात एक अलग मुलाकात होती है, सियासी मुलाकात होती है। दोनों मुमालिक की जो आपस की मुलाकात होती है, लेकिन अगर किसी की जाती हैसियत में किसी से दोस्ती है, किसी को खाने पे इन्वाइट करे, किसी शादी के लिए किसी को इन्वाइट करे, या कोई किसी की तकरीब हलबरदारी में शिरकत करे कुंभे समेत, वो एक अलग मामला है। हम 2 मुमालिक की बात कर रहे हैं। हम आपस के ताल्लुकात 2 शख्सियात के दरमियान, आपकी नीरज शर्मा अगर ब्रिगेडियर हारिस से दोस्ती हो जाए, आपस के आपके क्या ताल्लुकात हमें नहीं पता। हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान। मैं इसको जरा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। अतर आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना था। अब जरा कहिए जो आप कहना चाह रहे थे। जी देखिए, पहले तो मैं ये कर्नल साहब को भी और अपने दूसरे जो गेस्ट हैं इंडिया से, उनको ये बताना चाहूंगा कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं ये तो एक अलग बहस है। दुनिया क्या कह रही है? गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर 2 रिपोर्ट्स EU ने निकाली हैं जिसमें इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया है कि वहां पे जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वो जुल्म हो रहा है। उसके अलावा इसी साल US बेहतरीन बात की आपने अतर काज़मी। ये देखें कि तीसरा क्या कह रहे हैं किसी के बारे में, बेहतरीन बात। जी, दूसरा स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में कहा कि जो पिछले साल वहां पे मुसलमानों के साथ हुआ और खुसूसन उसमें सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के फैसले का जिक्र किया। अब इन्होंने बात की हाफिज सईद की कि वो जाते हैं और अदालत छोड़ देती है। प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए ये समझना मुश्किल है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक अदालती सिस्टम है जहां से आसिया बीबी को भी रिलीफ मिलता है। इनके यहाँ एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जुडिशरी है, स्पेशली इनकी जो सुप्रीम कोर्ट है जो अरसे दराज से इस तरह के फैसले देती है कि जो लोगों को अपीज करती है। अफजल गुरु का केस हमें याद है जिसमें अदालत ने कहा कि अफजल गुरु को सजा देना इसलिए जरूरी था कि वो पूरे जो नेशनल कॉन्शियस था और जो कौम की उम्मीद थी इंतकाम के लिए, उसके लिए जरूरी था कि उसको सजाए मौत दी जाती। तो हमारे यहाँ ऐसा अदालती निजाम नहीं है। अगर हाफिज सईद के खिलाफ कोई सबूत होगा तो वो जेल चले जाएंगे, नहीं होगा तो अदालत उनको छोड़ देगी। तो ये चीजें इनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, नीरज साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी कि नहीं तौर पे आप उनकी बातों का जवाब भी देना चाह रहे हैं कि सर मेरा भी सवाल सुन लें। नीरज शर्मा की आवाज़ शायद नहीं आ रही, माइक का कोई इशू है। जी शैलेंद्र साहब आप जवाब दीजिए जी, फिर मैं नीरज की तरफ आता हूं।
अतर काजमी साहब ने बड़ा अच्छा पैरेलल ड्रॉ किया कि यस, अगर हाफिज सईद या अजहर मसूद के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, जस्टिस यही कहे। लेकिन वो इंटरनेशनली ब्रांडेड टेररिस्ट डिक्लेयर हुए हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली टेररिस्ट के अंडर बैन हुई हैं। वो मेरे ख्याल शायद अतर साहब को नहीं दिख रहा होगा, और मैं चाहूंगा आप और हम मिलकर इन सारी चीजों को टर्न बाय टर्न सॉल्व करें। ब्रिगेडियर साहब ने जैसा कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपका कोई चीज ऑफर करता है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन करें क्या, मजबूरी है जिसमें आपको दिखाना पड़ेगा। जी नहीं, नीरज आपकी तरफ आ रही हूँ जी। एक छोटा सा एक्शन पाकिस्तान करता है कि वो टेररिज्म के खिलाफ वो लीडर्स जो इंटरनेशनली टेरर डिक्लेयर करे गए हैं, वो उन्हें अपनी तरफ से भी अगर डिक्लेयर करता है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैटर है। और उसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर दोनों प्राइम मिनिस्टर एग्री करेंगे, और मैं अगर एग्री करेंगे, इस तरह के पब्लिक फोरम्स एग्री करेंगे, तो वो सरकार किसकी है? सरकार हमारी है। जिस पर हम एग्री करते हैं, हमारी सरकार उस पर एग्री जरूर करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो आपकी तरफ हो, चाहे वो हमारी तरफ। जी ब्रिगेडियर साहब, ठीक है कर्नल साहब, आपका पॉइंट आगे। जी ब्रिगेडियर साहब, क्या कहना चाह रहे थे? नीरज आपकी तरफ। एक बात बड़ी अहम बताना चाहता हूँ, देखें, एक मैं बात बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ। जिस तरह बात करें कश्मीर का मसला टेररिज्म बैठ के सॉल्व करें, तो आसान तरीका है, प्लेबिसाइड का यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है, हम हर वक्त तैयार हैं, प्लेबिसाइड करें, ट्रूप्स हम भी निकाल लें, आप भी निकालें, प्लेबिसाइड करवा लें, कश्मीरी जिससे जाना चाहते चले जाएं, ताकि इस मसले को ख़त्म करें। अदरवाइज ये मसला हल नहीं होगा। और सेकंड बात ये कि ये कभी भी ऐसे हल नहीं होगा। और सेकंड, ये सोच जो आपकी है लड़ाई झगड़े की, इसको खत्म कर दें। जब तक आप यूनाइटेड नेशन का बड़ा क्लियर रेजोल्यूशन दिया हुआ है कि जी आप करें, तो हम तो तैयार हैं साहब, आपने क्या बात कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, दामाद अल्फाज से ज्यादा हैसियत रखते हैं, अल्फाज खाली मैटर नहीं करते जब तक अमली दामाद ना हो। नीरज, आपसे पूछना चाहूंगी, कोरोना, मईशत, तरक्की, गुर्बत के खिलाफ जंग, तालीम, सेहत की सहूलियात, इन सबको छोड़कर आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पाकिस्तान के पीछे लग गए हैं। उनको पहले भी उनके तैयारे की राख मिली थी। आप मेरा सवाल तो सुन ले नीरज, यही काम नरेंद्र मोदी करते हैं जो आप कर रहे हैं। आप मेरा सवाल तो सुन लें। चले जी, आपने अगर सवाल सुने बगैर जवाब देना तो फिर मैंने सुन रखा था कि अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन इज हाफ एन आंसर, लेकिन आप मेरा सवाल जब सुनेंगे नहीं तो फिर जवाब कैसे देंगे, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? जी कि हाफिज सईद और अजहर मसूद के खिलाफ सबूत नहीं है, हमने जो डोजियर सौंपे हैं वो डोजियर कहाँ, उस पर क्यों नहीं मुकम्मल कार्रवाई किया इन लोगों ने? नीरज, आपने मेरा सवाल नहीं सुना, जवाब कैसे देंगे? ये इसका जवाब दे दें, चले, टाइम भी कम है। जी बताइए। जी नीरज, मुझे ये बता दें कि इतने मामलात हैं, भारत जो है मतलब गुर्बत, मईशत, तरक्की, जितने भी मामलात होते हैं किसी भी मुल्क के लिए तरजीहात होती हैं कि मसाइल से कैसे निपटना है, तरक्की की जानिब कैसे जाने, मईशत को कैसे बेहतर करना की सहूलियात होती हैं, तालीम होती है। इन सब को छोड़कर आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान के पीछे लग गए हैं। उनको पहले भी उनके तैयारे की राख मिली थी और अभिनंदन मिला था, अब क्या चाहिए उनको पाकिस्तान से? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको कुछ डेटा हम आपसे शेयर कर लेते हैं, शायद आपको पता चल जाए कि भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। हमारी जो जीडीपी है वो करीब 2,972.1 बिलियन डॉलर की है और आपकी जीडीपी 284 बिलियन डॉलर की है। तो बड़ा फर्क है, इस फर्क को आप समझिए और महसूस कीजिए। आपकी आबादी भी तो एक अरब कोई 50 करोड़ है। दुनिया के 5वें आपकी आबादी ज्यादा है। बिल्कुल, मैं वही कहने लगी थी, जनरल राज कादियान अक्सर आते हैं प्रोग्राम में तो कहते हैं फिजा वो बड़ा देश है, तो फिर यहाँ पे भी कहते हैं कि आपका देश बड़ा आबादी के लिहाज से। आपको समझना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ हैं। आप पहले समझे कि हम कहाँ खड़े हैं। और टॉयलेट से बनवाते हैं, फिल्में बनती हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा। जीडीपी में इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो वो टॉयलेट्स नहीं बनते और आप टॉप 40 में भी नहीं हैं। आप टॉप 40 की बात नहीं है, आप इस खत्ते में अमन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बताइए ना नीरज साहब। आप ये बताएं कि भूटान से आपकी लड़ाई है, उसके बाद नेपाल से आपकी लड़ाई है, बांग्लादेश भी आपसे नाराज हो गया,
चाइना आपसे नाराज है, पाकिस्तान नाराज है, ये हेजमोनिक डिजाइन खत्म कर दें। ये इस तरह कामयाबियां नहीं होती है। अपने अवाम की तरक्की के लिए बैठ के मसाइल का हल आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी तो मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। मिला था बांग्लादेश अतर काज़मी आपका लास्ट कमेंट। बांग्लादेश तो आपके खिलाफ हो गया। ये चलिए नीरज कुछ गुफ्तगू अगले प्रोग्राम के लिए बचा के रख लीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए बचा के रख लीजिए। जी अतर काज़मी, इशू ये है कि हम मोदी जी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वो मोदी जी हैं जो कह रहे थे कि बादल थे, बारिश हो रही थी तो मैंने अपने लड़ाका त्यारे भेज दिए, मैंने कहा रेडार में नजर नहीं आएंगे। तो ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उस शख्स से हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर, और जिन लोगों ने उनको इलेक्ट किया ऐसे बंदे से, उनसे भी आपको ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बिखरे कर देंगे, इससे बिखरे करके कर देंगे। धरती पर चलने के लिए भी चीन चाहिए, हमें चीन की जरूरत नहीं है। जी नीरज जी, आपको यकीनन चीन की जरूरत नहीं है, पर मसला ये है कि आप इसी तरह चलते रहे तो आपका अपना मुल्क नहीं रहेगा। और आज से 100 साल के बाद लोग आपकी ये वीडियो देख रहे होंगे और कह रहे होंगे जब इंडिया टूट रहा था तो आप अमेरिका के पीछे जाना छोड़ दें, वो आपको मिसयूज करेंगे। प्रॉक्सी मत बनिए, बहुत बड़ी मुल्क हैं आपके साथ। जिस अभी तक आप चाइना के साथ जा रहे हैं, पाकिस्तान का सीपैक आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं सीपैक ना बने, अमेरिका आपको यूज कर रहा है। आप अपनी पॉलिसी खुद बनाएं और फिर आप हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। ठीक है जी, क्लोजिंग का वक्त हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जिसने प्रोग्राम मिस कर दिया। रात 2 बजे देख सकते हैं, सुबह 10 बजे रिपीट में देख सकते हैं।